और उसके बाद तो उसके दिमाग में जब वो देखता है कि माता पिता अपने अपने समाज को देख करके विवाह कर रहे हैं, तब तो उसके बाद मन में बात फिट बैठ जाती कि हाँ यार, हम एक घिनौनी सभ्यता से हैं। देखो देखो, मेरे पेरेंट्स भी अपने अपने समाज को देख करके विवाह कर रहे हैं। और ऐसे में फिर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है और वो अभी अपने गांव में हैं। और गांव आने के बाद में फिर वो देखते हैं कि आतंकवाद से भी बड़ी समस्या तो देश में जातिवाद है। वो सब ये देखते हैं कि पानी नहीं पीने दिया जा रहा, स्कूल में भी पानी नहीं पीने दिया जा रहा, स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा। सब जगह पर ये अपर कास्ट वल्चर्स ने आतंक मचाया हुआ है। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, अभी हम रिव्यू करने वाले हैं वेदा का, जॉन अब्राहम की नई फिल्म, जो इसी सप्ताह 15 अगस्त गुरुवार को थिएटर में रिलीज हुई है। मैंने इसे गुरुवार को ही देखा था, पर जैसा कि मैंने हमारे पिछले वीडियो में यानी खेल खेल के रिव्यू में मैंने आप सब मित्रों को बताया था कि कल मैं कहीं पर बाहर गया हुआ था, इसी कारण से मैंने इन दोनों ही फिल्मों का देरी से रिव्यू किया। तो सभी मित्रों से मैं क्षमा चाहता हूँ। और साथ में ही आप सब मित्रों से प्रार्थना है, आप सब मित्रों के सपोर्ट की आवश्यकता है चैनल को। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यूट्यूब ने हमारे चैनल की रीच बहुत ज़्यादा कम कर दी है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जिन भी मित्रों ने अभी तक हमारे इस नए दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। मैंने देखा है बहुत सारे मित्रों ने हमारे मुख्य चैनल को तो सब्सक्राइब किया हुआ है, प्रतीक बोराडे चैनल को, परंतु ये जो नया चैनल है प्रतीक फिल्म थियरीज, इसे उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। कई बार वे वीडियो देख भी लेते हैं, परंतु उनका ध्यान नहीं जाता कि ये दूसरे चैनल पर अपलोड किया हुआ वीडियो है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। और साथ में ही अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या फिर पेट्रियन, पेपैल या फिर यूपीआई के माध्यम से चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो वेदा देखिए, इसका जो ट्रेलर था, ट्रेलर से ही पता चल रहा था कि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब है। बिल्कुल किसी बी ग्रेड फिल्म की तरह ही इसे बनाया गया है। ये ट्रेलर से ही बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा था। इवन ऐसा भी लग रहा था ट्रेलर देखकर कि भाई जैसे ये सत्यमेव जयते का कोई तीसरा पार्ट तो नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार के चिल्ला चोट करने वाले डायलॉग, बिल्कुल ओवर ड्रामेटिक, इतना ओवर ड्रामेटिक किया हुआ है कई सीन्स को कि वो बिल्कुल कार्टूनिश लगते हैं। मज़ा किया उन्होंने पूरी फिल्म को बना दिया है। बिल्कुल सत्यमेव जयते 2 की ही तरह इसका डायरेक्शन है। और कल परसों जब मैंने गुरुवार को फिल्म को देखा, तो केवल ट्रेलर ही नहीं, फिल्म भी पूरी की पूरी उन्होंने बिल्कुल वैसी ही बनाई है। बहुत ही ज़्यादा खराब फिल्म का डायरेक्शन था। वेदा के डायरेक्टर है निखिल आडवाणी, जिन्होंने लाखों हिंदुओं के साथ हत्या, लूट, बलात्कार करने वाले और अनगिनत हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाले बाबर का महिमा मंडन करने वाली द एम्पायर जैसी वेब सीरीज़ को बनाया है। उसके क्रिएटर है निखिल आडवाणी। और साथ में ही 5 वर्ष पहले 2019 में उन्होंने बाटला हाउस फिल्म को भी डायरेक्ट किया था। पर पता नहीं बाटला हाउस के बाद में उन्हें पता नहीं विचारधारा में परिवर्तन हुआ या क्या हुआ, पता नहीं। पर उसके बाद में फिर बाबर का महिमा मंडन और फिर वेदा को अभी उन्होंने डायरेक्ट किया है। फिल्म के बारे में मैं और बताऊं, फिल्म की कहानी वगैरह के बारे में, उससे पहले थोड़ा सा मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आप सब मित्रों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। देखिए, तोड़ने वाली ताकतें बहुत सारी है। हिंदुओं को जात पात के नाम पर तोड़ने वाली, बांटने वाली ताकतें बहुत सारी है। पर आपको तय करना है कि आपको तोड़ने वालों के साथ खड़े होना है या जोड़ने वालों के साथ। ये जो तोड़ने वाली ताकतें हैं, वामपंथी आदि, वे करोड़ों करोड़ों समाज की, देश की करोड़ों करोड़ों अच्छी बातों को इग्नोर करके कुछ गिनी चुनी घटनाओं को लेकर के वो सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य यही है, तोड़ना, बांटना। और वो जो गिनी चुनी घटनाओं को लेकर के वो सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं, उसके लिए फिर वो बिल्कुल ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन बातों को लेकर के जाएंगे, बिल्कुल एग्जैजरेट करके लोगों को और ज़्यादा बांटने का, समाज में नफरत फैलाने का वो प्रयास करते हैं। इसके बारे में मोदी जी ने भी कलम के नक्सलवाद के बारे में एक वीडियो में मोदी जी ने बताया था। उसमें उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से ये जो कलम के नक्सली होते हैं, वे कैसे कुछ घटनाओं को लेकर के उनको बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन लेकर के जाकर और ज़्यादा बांटने का, तोड़ने का वे प्रयास करते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसी कुछ वो जो गिनी चुनी घटनाओं को लेकर के सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं ना, कुछ फिल्म मेकर्स फिर उस पर फिल्में भी बनाते हैं, सामने बताएंगे कि हम सत्य घटना पर फिल्म बना रहे हैं, इस केस पर फिल्म बना रहे हैं, परंतु फिर उसकी आड़ में क्रिएटिव लिबर्टी लेकर के बातों को बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन लेकर के जाकर बिल्कुल एक्सेजरेट करके बातों को, लोगों को बांटने का वो प्रयास करते हैं। वो जो समाज की, देश की करोड़ों करोड़ों अच्छी बातें ना, वो उनको नहीं दिखाई देंगी। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव अगर आपको बताऊं ना मित्रों, तो देखिए, मैं 8 वर्षों तक मैं घर छोड़कर चला गया था, संन्यास लिया था, गुरु आश्रम में ही था मैं 8 वर्षों तक। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि उन 8 वर्षों में
कई बार मुझे आदिवासी क्षेत्रों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहाँ पर हमारे आदिवासी भाई बहनों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और मैंने अपने बड़ी निकट से उनकी दुख को, पीड़ा को देखा है। और एक बात मैं विश्वास के साथ कहना चाहूँगा दोस्तों, इतने सारे अलग अलग राज्यों में, इतने अलग अलग जगहों पर मैं गया हूँ ना, मैंने हर जगह पर देखा है जितने भी मंदिर है या अलग अलग संस्थाएं आदि, जो भी समाज के संपन्न हिंदू है, जो कुछ भी धन के साथ वो मदद कर सकते हैं और जो धन के साथ नहीं भी कर सकते, धन से संपन्न नहीं भी है, वे भी शरीर से सेवा करने के लिए वहाँ पर आते थे। परंतु समाज के सभी वर्ग के हिंदू सामने आकर के सेवा करते थे। जो कुछ भी, जिस भी प्रकार से जो व्यक्ति सेवा करना चाहता है, सब लोग चाहते हैं कि समाज का जो गरीब वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, हमारे जो आदिवासी भाई बहनें हैं, वे मुख्य धारा में आए। जोड़ने वाले करोड़ों करोड़ों लोग हैं देश में, परंतु वामपंथियों को वो करोड़ों बातें कभी दिखाई नहीं देंगी, वो करोड़ों लोग कभी दिखाई नहीं देंगे, वो सैकड़ों नहीं हजारों ऐसी संस्थाएं। मैंने तो मेरे गुरुदेव के आश्रम के बारे में मैंने आपको बताया, 350 आश्रम है आज भी गुरुदेव के, 1250 से ज़्यादा योग वेदांत सेवा समितियाँ हैं और आज भी देश भर में ये सेवा कार्य चलते हैं, हर वर्ष चलते हैं। हर वर्ष सैकड़ों जगहों पर ये सेवा कार्य होते हैं समाज के गरीब एवं पिछड़े वर्ग के लिए और आदिवासी भाई बहनों के लिए। तो ये तो एक संस्था मैंने मेरे गुरुदेव की बताई, ऐसी सैकड़ों नहीं हजारों संस्थाएं हैं देश भर में जो इस प्रकार के सेवा कार्य वर्ष भर जिनके ऐसे सेवा कार्य चलते हैं। तो ऐसी जो हजारों संस्थाएं हैं, उनमें जो करोड़ों लोग अपने सेवा दे रहे हैं, वामपंथियों को वो बातें नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि उनको जोड़ना नहीं है ना। उनको वो कुछ गिनी चुनी घटनाओं को लेकर के, उनको बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन लेकर के जाकर, उन बातों को एग्जेजरेट करके उनको तो और बांटना है लोगों को, जाति पात के नाम पर, जातिवाद के नाम पर। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, अगर आपके मन में सच में पीड़ा है ना समाज के पिछड़े वर्ग के लिए, हमारे गरीब भाई बहनों के लिए, आदिवासी भाई बहनों के लिए, तो ऐसे सैकड़ों या हज़ारों रुपए ऐसी फिल्मों पर खर्च करने की अपेक्षा, या फिर कहीं पर वीकेंड पर हज़ारों लाखों रुपए कहीं पर घूमने जाने की अपेक्षा, अगर सच में पीड़ा है ना, तो घर से बाहर निकलिए, किसी वीकेंड पर जाइए, आदिवासी क्षेत्रों में जाइए, या समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए कुछ सेवा करिए। धन से नहीं कर सकते तो तन से करिए, खुद नहीं कर सकते तो जो संस्थाएं ऐसी सेवा कार्य करते हैं, भंडारे आदि करते हैं, या कहीं पर कुछ मुफ्त चिकित्सालय जो लगा, मेरे गुरुदेव के आश्रम से भी देश भर में अनगिनत जगहों पर मुफ्त चिकित्सालय लगाए जाते हैं। 55 वर्षों से, उससे भी अधिक वर्ष समय से ये सेवा कार्य होते हैं। तो ऐसे मुफ्त चिकित्सालय कोई लगा रहा हो, कोई सेवा कार्य कर रहा हो, तो वहाँ जाकर के सेवा करिए। धन से नहीं कर सकते तो तन से करिए। पर तय करिए कि आपको कहाँ खड़ा होना है, कुछ गिनी चुनी घटनाओं को लेकर के सिलेक्टिव आउटरीच करने वालों के साथ में, या जोड़ने वालों के साथ में, सेवा कार्य करने वालों के साथ में, उन करोड़ों लोगों के साथ में जो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पर उनको तो कभी मेन स्ट्रीम में लाया नहीं जाएगा, उस पर बातें नहीं होंगी। पर हाँ, अपने एजेंडा के लिए बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन बातों को लेकर के जाकर एग्जेजरेट करना है हमें कुछ घटनाओं को, क्योंकि उसके पीछे उद्देश्य कुछ और ही, मेरे अनुसार तो उद्देश्य कुछ और ही है। परंतु पता है दोस्तों, इतने सारे करोड़ों लोग जो सेवा कार्य कर रहे हैं, सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इतनी सारी अच्छी बातें समाज की, इनके होते हुए भी वामपंथी अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने में क्यों सफल हो जाते हैं पता है? क्योंकि बचपन से ही हम अपनी सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में बस नकारात्मक बातें ही पढ़ते हुए बड़े होते हैं। शुरुआत तो पाठ्यपुस्तकों से ही होती है। आज भी ब्रिटिशों एवं वामपंथियों ने लिखा हुआ जो झूठा इतिहास है, जो कुरीतियाँ सनातन संस्कृति में कभी थी नहीं, वही बातें घोट घोट कर हमें पिलाई जाती है पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से, क्योंकि ब्रिटिश वही चाहते थे। स्वतंत्रता के बाद भी वही हम पढ़ते आए हैं। तो वो जब पढ़ते हुए बच्चा बड़ा होता है तो स्वाभाविक सी बात है, उसके मन में अपनी ही सभ्यता संस्कृति के प्रति एक बिल्कुल ही नकारात्मक छवि उसके मन में बन जाती है। और उसके बाद में फिर फिल्मों के माध्यम से भी लगातार ये बातें हैमर की जाती है, बार 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 उसके दिमाग में डाली जाती है। तो उस बच्चे को लगता है कि ठीक है यार, शहरों में तो मुझे कुछ देखने को नहीं मिल रहा, पर होता होगा, गाँव में होता होगा। और फिर गाँव का नकारात्मक चित्रण करने वाली तो ढेर सारी फिल्में मिल ही जाएंगी। भले ही उन बच्चों ने कभी गाँव देखा नहीं होता, जमीनी सच्चाई कभी देखी हुई नहीं होती, परंतु फिल्मों के माध्यम से लगता है कि हाँ यार, भारत के गाँव में तो दरिंदे रहते होंगे, जैसा कि हमने देखा हुआ है फिल्मों में, ऐसा ही होता होगा। ये छवि बन जाती है। और उसके बाद तो उसके दिमाग में जब वो देखता है कि माता पिता अपने अपने समाज को देख करके विवाह कर रहे हैं, तब तो उसके बाद मन में बात फिट बैठ जाती कि हाँ यार, हम एक घिनौनी सभ्यता से हैं। देखो देखो, मेरे पेरेंट्स भी अपने अपने समाज को देख करके विवाह कर रहे हैं, तब तो उसके मन में बात फिट बैठ जाती है। परंतु एक कॉमन सेंस की बात आप समझिए दोस्तों,
अपने अपने समाज को देख करके आज हम जिन्हें जातियाँ कहते हैं ना, वो सभी हमारे पारंपरिक व्यवसाय रहे हैं। कोई लोहार है, कोई कुम्हार है, कोई सुतार है, कोई विश्वकर्मा समाज से है, कोई चर्मकार समाज से है, कोई तेली समाज से है, कोई माड़ी समाज से है। अलग अलग जितनी भी जातियां जिनको आज हम कहते हैं वे हमारे पारंपरिक व्यवसाय रहे हैं। और अपने अपने समाज में विवाह करने की जो प्रथा है वो केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में रही है। विश्व भर में सभी जगह पर अपने अपने ट्राइब में, अपने अपने समाज में विवाह करने की प्रथा रही है, क्योंकि पेरेंट्स, माता पिता अपने बच्चों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते थे, इसी कारण से। और फिर भी देखिए, एक भारतीय सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति ही ऐसी है जहां पर ऐसा कोई बंधन नहीं रहा है कभी। आप देख लीजिए, सनातन संस्कृति में सबसे ऊंचा स्थान किनका है? वेद व्यास जी का। आज भी जिस ब्रह्म विद्या को सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है सनातन संस्कृति में, उस ब्रह्म विद्या का ज्ञान जिस स्थान से दिया जाता है उसे व्यासपीठ कहा जाता है। और जिन ब्रह्मज्ञानी गुरुओं का स्थान सनातन संस्कृति में ईश्वर से भी ऊंचा है, ब्रह्मज्ञानी गुरु में कह रहा हूं, हाँ, उन ब्रह्मज्ञानी गुरुओं की पूजा कब होती है? गुरु पूर्णिमा पर। वो गुरु पूर्णिमा मूलतः व्यास पूर्णिमा उसका मूल नाम है। उसी दिन ब्रह्मज्ञानी गुरुओं की पूजा होती है। हाँ, शिक्षकों की पूजा नहीं होती है गुरु पूर्णिमा पर। कई सारे नासमझ मूर्ख लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो गुरु पूर्णिमा पर शिक्षकों की पूजा करवाते हैं। भाई, शिक्षकों की पूजा नहीं होती गुरु पूर्णिमा पर, ब्रह्मज्ञानी गुरुओं की पूजा होती है। व्यास पूर्णिमा है वो। और ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु जब ईश्वर भी अवतार लेकर के आते हैं ना, तो उन ब्रह्मज्ञानी गुरुओं के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरुओं की पूजा व्यास पूर्णिमा पर, गुरु पूर्णिमा पर होती है। तो वेद व्यास जी का स्थान इतना श्रेष्ठ है। उन वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की है, महाभारत की रचना की, जिसमें 1,00,000 श्लोक है। 1,00,000 श्लोक, सोचिए, 1,00,000 श्लोकों की रचना, 18 पुराणों की रचना, वेदों को 4 भागों में उन्होंने बांटा। तो ऐसे वेद व्यास जी, वे किनके बेटे थे? एक मछुआरन के बेटे थे, एक मत्स्य कन्या के बेटे थे। ऋषि पाराशर एवं एक मत्स्य कन्या के वे पुत्र थे। कृष्ण द्वैपायन उनका नाम था। शरीर पूरा कृष्ण वर्णीय थे, वे पूरा शरीर काला था। कृष्ण द्वैपायन इस कारण से उनका नाम रखा गया था। ऐसे वेदव्यास जी जिनका पूर्ण शरीर ही कृष्ण वर्णीय था, एक मछुआरन के वे बेटे थे, उनको सनातन संस्कृति में सबसे ऊंचा स्थान है। अगर ऐसा कुछ अलग अलग समाज में विवाह नहीं होता तो वेदव्यास जी का तो इतना कभी सम्मान हो ही नहीं पाता सनातन संस्कृति में, पर हुआ है ना। यही नहीं, अजनाब खंड का नाम जिनके नाम से भारत पड़ा, उन राजा भरत का विवाह किससे हुआ था? शकुंतला से। कौन थी शकुंतला? एक वन कन्या, ऋषि विश्वामित्र और मेनका की बेटी। और मेनका ने जन्म के बाद में उस बच्ची को जंगल में ही छोड़ दिया था। और बाद में महर्षि कण्व ने उस बेटी को बड़ा किया अपने आश्रम में, और उसके बाद में अपनी उस बेटी का विवाह राजा भरत से हो। तो वो पूरी कथा मैंने बताई हुई है। शकुंतलम मूवी के रिव्यू आप मेरा देखिए, उसमें मैंने पूरी कथा बताई हुई है। तो ऐसा तो कोई बंधन, अगर राजा का विवाह नहीं हो पाता एक वन कन्या से, तो फिर ऐसा कुछ प्रथा होती कुछ संस्कृति में हमारी, तो फिर वो विवाह हो ही नहीं पाता। और महाभारत में तो अनगिनत उदाहरण मिलते हैं, केवल वेद व्यास जी का ही नहीं, अनगिनत उदाहरण है जहां पर पिता किसी अलग वर्ग से है, पत्नी किसी समाज के अलग वर्ग से है। कहीं पर पिता क्षत्रिय है, पत्नी ब्राह्मण है, या पिता ब्राह्मण है, पत्नी वैश्य है, क्षत्रिय है। ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं देखने को। और देखिए, फिर भी कुछ मित्रों के मन में प्रश्न आएगा पर कि भाई अभी तो हम देखते हैं कि अपने अपने समाज में, या फिर जिनको हम जातियाँ कहते हैं, जो हमारे पारंपरिक व्यवसाय है, उनमें ही हम विवाह होते हुए देखते हैं। बराबर, ये मन में प्रश्न तो आएगा ही ना। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आज सारी सुख सुविधाओं में हम बड़े हुए हैं, आजीविका के अनगिनत साधन उपलब्ध है। यहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी तो वहाँ मिल जाएगी, वहाँ मिल जाएगी, कहीं से भी आजीविका साधन कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो आज भले ही हमको ये बातें समझ में ना आए, परंतु कुछ समय पहले तक भी, कुछ दशक पहले तक भी वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी सबके पास में, और माता पिता अपने बच्चों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही चाहते थे। इसी कारण से अपने अपने समाज में विवाह करने की प्रथा रही है। जैसे कि मैंने कहा, जितनी भी जातियाँ वो पारंपरिक व्यवसाय रहे हमारे, कोई लोहार है, कोई सुतार है, कोई कुम्हार है, कोई चर्मकार समाज से है, कोई तेली समाज से है, अलग अलग जो समाज के वर्ग है, वो अपने अपने समाज में विवाह करते आए हैं क्योंकि वो अपने बच्चों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते थे। एक फिर से कॉमन सेंस की बात, आज भी आप देख लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, वो किसी गरीब किसान के बेटे या बेटी से विवाह क्यों नहीं करते? वो किसी गरीब बच्चे या बेटे या बेटी से विवाह क्यों नहीं करते? देखा आपने कभी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने ऐसी ना?
सबसे ज़्यादा तो यही उपदेश देते हैं ना लोगों को, फिल्में बना बनाकर। ये लोग खुद अपने अपनी इंडस्ट्री में ही विवाह करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं। अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए विवाह से पहले बड़े बड़े एग्रीमेंट्स पर साइन करते हैं, ताकि बाद में अगर शादी टूट जाती है तो नुकसान ना हो। तो वो तो ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो दूसरों को बड़ा उपदेश देते हैं ना, पेरेंट्स को कहते हैं कि भाई अपने बच्चों को जो करने देना है वो करने दो, तुम कौन होते हो बच्चों का निर्णय लेने वाले। हालांकि माता पिता तो बच्चों का भला ही चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि वो उनके बच्चे फाइनेंशियली स्टेबल रहे। तो ये इंडस्ट्री तो चाहती है कि हम हमारे बच्चे बच्चियों पर ध्यान ना दे, पर ये खुद अपने आप को किस प्रकार से फाइनेंशियली स्टेबल रखते हैं देखिए, ताकि कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिल जाए तो पति पत्नी को साथ में मिल जाए। फाइनेंशियली सिक्योर रखना चाहते हैं ना, इसी कारण से इंडस्ट्री के लोग अपने आपस में ही शादी करते हैं ना, या ज़्यादा से ज़्यादा किसी बिजनेसमैन से शादी करेंगे, बराबर। यही नहीं, जो डॉक्टर होगा वो भी अपना पार्टनर, पति या पत्नी डॉक्टर ही चाहेगा ना, ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सके, उन्हें फ़ायदा हो सके। तो ये तो भाई बहुत रियलिस्टिक सोच हो जाती है, रियलिस्टिक अप्रोच हो जाता है जीवन को लेकर के। पर फिर हमारे माता पिता जो समाज के अलग अलग वर्गों से हैं, जो पारंपरिक व्यवसाय जो करते आ रहे थे, उनमें अगर वो विवाह करते तो वो दरिंदे कैसे हो जाते हैं फिर? अगर फिल्म इंडस्ट्री के लोग या वो अगर रियलिस्टिक है, इन बातों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज अपने अपने समाज में जो विवाह करते थे वो दरिंदे कैसे हो गए फिर? ऐसा नहीं होता है। और देख लीजिए, आज भी आप किसी भी ट्रेडिशनल फैमिली में चले जाइए, कोई गरीब परिवार हो या मध्यम वर्गीय परिवार हो, वो आज भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनका बेटा बेटी उनके समाज से बाहर किसी से प्रेम कर रहा हो ना, तो 99% केसेस में पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कई बार माता पिता ना भी एक्सेप्ट करे तो वो फिर अंदर ही अंदर कुड़ते रहेंगे, पर ठीक है जो करना है करिए बोल देंगे। कई पेरेंट्स अंदर ही अंदर इतने मृतवत जीवन जीते हैं, जिंदा लाश की तरह। वो भला ही चाहते हैं अपने बच्चों का, पेरेंट्स। और रही बात ऑनर किलिंग की घटनाओं की ना, वो तो बिल्कुल नगण्य है, परंतु ऑनर किलिंग की घटनाओं से भी ऐसी घटनाएं आपको कई ज्यादा मिल जाएंगी जहां पर बच्चों ने अपने माता पिता की हत्या की हुई है। केवल शादी की बात को लेकर के नहीं, मेरे पिता ने मुझे फोन नहीं दिया, मेरी ये बात मन की नहीं की, ऐसी छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के भी बच्चों ने अपने पेरेंट्स की हत्या की हुई मिल जाएंगी आपको। तो ये कुछ एक्सेप्शंस को लेकर के बातों को जनरलाइज मत करिए। फिल्म इंडस्ट्री में तो आपको एक्सेप्शन भी नहीं मिलेगा कि किसी हीरो ने, किसी हीरोइन ने, या किसी बड़े डायरेक्टर ने किसी गरीब बेटे या बेटी से शादी की हो, किसी किसान के बेटे या बेटी से शादी की हो, वहां तो एक्सेप्शन भी नहीं मिलेंगे आपको। गरीब मध्यम वर्गीय जितनी भी ट्रेडिशनल फैमिलीज है, उनमें तो अधिकतर केसेस में आपको मिल जाएगा कि पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो जहर घोलने वाले लोग हैं ना, तोड़ने वाले जो लोग हैं ना, कुछ गिनी चुनी घटनाओं को लेकर के, उन बातों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन लेकर के जा करके, उन्हें एग्जेजरेट करके क्रिएटिव लिबर्टी की आड़ में जो जहर घोलने का प्रयास करते हैं ना, उनके एजेंडा से बाहर निकलिए। आपका सच्चा हितैषी कोई है तो आपके माता पिता है, आपके गुरु है। ये बात गांठ बांध लीजिए। और ये बातें अगर समझ में नहीं आ रही ना, तो फिर आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ये पक्की बात है। आपके सच्चे हितैषी आपके माता पिता ही है। और अब वेदा की बात करें तो मैंने बातें क्यों बताई? क्योंकि फिल्म का विषय ही वही था, तो ये बातें बताना आवश्यक था। क्योंकि क्या है ना, फिल्म में क्या होता है कि हम किसी भी बात को क्रिएटिव लिबर्टी लेकर के बिल्कुल एग्जेजरेट कर देंगे, आउट ऑफ प्रोपोर्शन लेकर के जाएंगे, और फिर सामने बता देंगे कि सत्य घटना पर आधारित है। और जब कहानी लिखी जाती है तो सामने वाले दर्शकों को कैसे भी कहानी बनाकर, कैसे भी उन बातों को मैनिपुलेट करके दर्शकों को भावुक करना बड़ा आसान होता है। इसी कारण से बातें कुछ बतानी पड़ती है। तो यहाँ पर शर्वरी जो एक्ट्रेस है, उन्होंने वेदा बरवा करके एक कैरेक्टर प्ले किया है जो समाज के पिछड़े वर्ग से है। और अपर कास्ट वल्चर्स, हिंदू समाज के उच्च वर्ग के लोग, गिद्ध, उन्हें अपर कास्ट वल्चर्स कहा गया है। हालांकि कई सारे डायलॉग्स ऐसे हैं ना, वो इतने जल्दी जल्दी बोले गए हैं, इतने फास्ट बोले गए हैं, और इतना आवाज़ कम थी वहाँ पर कि वो क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा था। पर नीचे सबटाइटल्स में समझ में आ रहा था, वो लिखा हुआ था अपर कास्ट वल्चर्स, तो ये शब्द उपयोग किया है। तो जो वेदा बरवा है समाज के पिछड़े वर्ग से है, और जिस शहर से वो आती है वहाँ पर एक समाज के उच्च वर्ग का एक हिंदू परिवार दिखाया है जो काफ़ी राजनीतिक रूप से भी प्रभावशाली है वहाँ पर। और समाज के जितने भी उच्च वर्ग के हिंदू दिखाए हैं वे बिल्कुल दरिंदे, वल्चर्स, गिद्धों की तरह दिखाए हैं। और समाज के पिछड़े वर्ग पर वो मतलब कॉलेज में अगर वो समाज के पिछड़े वर्ग के बच्चे जा रहे हैं तो जहाँ से सब लोग पानी पीते हैं फिल्टर से, वहाँ से उनको पानी भी नहीं पीने दिया जा रहा, या कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन में वो
पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा, और भी ऐसी कई सारी बातों को उन्होंने फिल्म में दिखाया है। तो साथ में ही वेदा की एक बहन भी है और एक भाई है। अब वेदा का जो भाई है वो समाज के उच्च वर्ग की एक लड़की से प्रेम करता है, और उसकी वेदा की जो बहन है उसे समाज के उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो उसको पकड़ लेते हैं और उसको ज़िंदा जला देते हैं, और उसके भाई की वो हत्या कर देते हैं वेदा के। और ये ऑनर किलिंग करने वाला ही ये समाज उन हिंदुओं को दिखाया है, समाज के उच्च वर्ग के, कि जो भी समाज से बाहर जाकर विवाह कर रहा है उनको पकड़कर वो मार देते हैं, जला देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। और फिर ऐसे में वेदा अपने आप को बचाकर वो भाग रही होती है। ये सारे समाज के उच्च वर्ग के जो हिंदू है वो वेदा के पीछे हैं। और फिर अभिमन्यु जो एक आर्मी ऑफिसर उन्हें दिखाया है, कश्मीर में आतंकवादियों के साथ वो लड़ रहे होते हैं, पर वहाँ पर अपने सीनियर्स की बात वो नहीं मानते हैं, और ऐसे में फिर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, और वो अभी अपने गांव में हैं। और गांव आने के बाद में फिर वो देखते हैं कि आतंकवाद से भी बड़ी समस्या तो देश में जातिवाद है। वो सब ये देखते हैं कि पानी नहीं पीने दिया जा रहा, स्कूल में भी पानी नहीं पीने दिया जा रहा, स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा, सब जगह पर ये अपर कास्ट वल्चर्स ने आतंक मचाया हुआ है। ये बातें अभिमन्यु वहाँ पर देखता है, और फिर वो वेदा की मदद करने के लिए क्या क्या वो करता है, ये सब बातें उन्होंने दिखाई है। और हाँ, एक बात बतानी रह गई, फिल्म के एंडिंग में, बिल्कुल एंडिंग में, जॉन अब्राहम का जो पात्र है उसे श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक बोलते हुए दिखाया है, यदा यदा धर्मस्य। बिल्कुल आखिरी वो फिल्म का सीन था। हालांकि उसके पहले की जो 99% फिल्म थी उसमें जो फिल्म का टोन था उसके साथ उस सीन का कोई कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा था। बिल्कुल ही अपोजिट लग रहा था। वो शायद मेरे अनुसार तो बस यही उसके पीछे का रीज़न होगा कि अपने आप को सो कॉल्ड न्यूट्रल दिखाने के लिए वो बस उन्होंने डाल दिया होगा। इसके अलावा तो मुझे कोई उसका तात्पर्य समझ में नहीं आया। हालांकि अब न्यूट्रल थे या बायस थे वो तो पता चल ही जाता है फिल्म देखने के बाद में। बाकी फिल्म का डायरेक्शन कैसा है तो मैंने शुरुआत में आपको बताया, बिल्कुल किसी बी ग्रेड फिल्म की तरह ही इसे बनाया गया है। आर्टिकल 15 में भी जो सत्य घटना थी उसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर उन्होंने आर्टिकल 15 में प्रस्तुत किया था। वहाँ पर भी जो घटना थी उसमें कोई ऐसा जातिवाद का एंगल नहीं था, परंतु फिर भी डायरेक्टर ने अपना एजेंडा उसके बीच में डाल करके आर्टिकल 15 को बनाया था। पर देखिए, आर्टिकल 15 टेक्निकली वेल मेड थी, भले वो पूरी तरीके से बायस थी, उन्होंने बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर बातों को दिखाया था, पर टेक्निकली वो वेल मेड थी। वेदा की बात करें तो ना, टेक्निकली बहुत ज़्यादा खराब बनी हुई फिल्म, इवन सत्यमेव जयते के पार्ट 3 की तरह ही फिल्म लग रही थी, इतना ज़्यादा डायरेक्शन फिल्म का खराब था। तो मैं वेदा को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यूएस सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी नहीं है, वायलेंस फिल्म में थोड़ा बहुत है। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा, और जो बातें मैंने आपको बताई उस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।